बॉब मार्ले, एक नाम जो सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि एक पूरा आंदोलन बन गया। आज हम उनके जीवन और उनकी विरासत के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कैसे जमाइका के एक छोटे से गांव से निकलकर वो दुनिया भर की आवाज बन पाए। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक गायक या गीतकार तो नहीं थे, उन्हें रिगे संगीत का पहला ग्लोबल सुपरस्टार कहा जाता है। रिकॉर्ड बिक्री भी करीब 2 करोड़ से ज्यादा। जी हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा। लेकिन ये आंकड़े मतलब कहानी का बस एक हिस्सा है। असल चीज तो उनके संगीत का असर है जो आज भी महसूस होता है। सही कहा। अच्छा, तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? 6 फरवरी 1945 सेंट एन पैरिश, जमैका। उनकी माँ अश्वेत थीं, पिता श्वेत। हाँ, और पिता का साथ ज्यादा नहीं रहा, वो जल्दी ही परिवार से अलग हो गए थे। तो उनका बचपन फिर 9 माइल्स और किंगस्टन के ट्रेंच टाउन जैसे इलाकों में बीता। सुना है काफी गरीबी थी वहां। गरीबी तो थी, ट्रेंच टाउन बहुत मुश्किल इलाका था, लेकिन उसे जमैका का मोटाउन भी कहते थे। वहां संघर्ष था, पर साथ में संगीत भी खूब था। अच्छा, मतलब वहीं से संगीत का चस्का लगा। हाँ, वहीं उन्होंने अमेरिकन R&B सुना, जैसे रे चार्ल्स, एल्विस प्रेस्ली, और वहीं उनकी दोस्ती हुई बनी लिविंगस्टन यानी बनी वैलर और पीटर मैकिन्टॉश मतलब पीटर टॉश। ओके। और इन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर 1963 में उन्होंने द वेलिंग वेलर्स बनाया। जी, द वेलिंग वेलर्स। और उनका पहला ही गाना सिमर डाउन 1964 में जमैका में एकदम हिट हो गया। चार्ट टॉपर था वो। कमाल है। लेकिन असली इंटरनेशनल पहचान तो बाद में मिली है ना, शायद आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था 1972 में, जब वेलर्स ने आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दे दिया। तो आइलैंड रिकॉर्ड्स ने क्या अलग किया उनके लिए? क्रिस ब्लैकविल, जो हिंड के फाउंडर थे, उन्होंने वेलर्स को सिर्फ एक रेगे बैंड की तरह नहीं बल्कि एक रॉक बैंड की तरह प्रमोट किया। उनका पहला एल्बम आया कैच अ फायर, जिसे समीक्षकों ने बहुत सराहा। और फिर बर्निंग एल्बम आया जिसमें वो मशहूर गाना था आई शॉट द शेरिफ। हाँ, आई शॉट द शेरिफ। और जब 1974 में एरिक क्लैप्टन ने उसे कवर किया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा हिट हुआ था अमेरिका में। जबरदस्त हिट, अमेरिका में नंबर 1। इसने मार्ले को पश्चिम में एकदम से फेमस कर दिया। उनकी पहचान बहुत बढ़ गई। लेकिन इसी दौरान पीटर टॉश और बनी वेलर अलग हो गए। जी, उन्होंने अपने सोलो करियर के लिए बैंड छोड़ दिया, पर मार्ले रुके नहीं। उन्होंने बॉब मार्ले एंड द वेलर्स के नाम से काम जारी रखा। अपनी पत्नी रीटा मार्ले और I3s, जो महिला गायकों का ग्रुप था, उनके साथ। और फिर 1975 में आया नो वुमन नो क्राई। ये ब्रिटेन में उनका पहला टॉप 40 हिट था शायद। सही, नो वुमन नो क्राई ने उन्हें यूरोप में भी बड़ी पहचान दिलाई। उनके संगीत में रस्तफारी आंदोलन का जिक्र बार बार आता है। ये क्या था और माले के लिए इसके क्या मायने थे? रस्तफारी वो जमैका में जन्मा एक, कह सकते हैं, आध्यात्मिक और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है। इसकी जड़ें मार्कस गार्वी के पैन अफ्रीकन विचारों, बाइबल, खासकर ओल्ड टेस्टामेंट और अफ्रीकी विरासत में है। तो माले के लिए ये सिर्फ संगीत का विषय नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये जीने का तरीका था, उनका विश्वास था, और ये उनके गानों में साफ दिखता है, जैसे नाइटेड रेड एल्बम का गाना रेबल म्यूजिक। हाँ, या फिर वॉर, जिसके बोल इथियोपियाई सम्राट हेल सलासी के भाषण से लिए गए थे। बिल्कुल, ये गाने सिर्फ संगीत नहीं थे, ये अन्याय, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज थे, राजनीतिक बदलाव और आजादी की पुकार थे। और इसी राजनीतिक माहौल का असर उन पर भी पड़ा। दिसंबर 1976 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। जी हाँ, जमैका में राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा था उस वक्त। उन पर और उनकी पत्नी रीटा पर गोली चलाई गई। दोनों घायल हुए। लेकिन हमले के बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने स्माइल जमाइका कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया। ये उनकी हिम्मत दिखाता है और अपने लोगों के प्रति उनका कमिटमेंट। इसके बाद वो लंदन चले गए थे। हाँ, कुछ समय के लिए लंदन चले गए और वहीं उन्होंने एक्सोडस 1977 एल्बम रिकॉर्ड किया। कई लोग इसे आज तक के बेस्ट एल्बम्स में गिनते हैं। अच्छा, और इसी दौरान उन्हें कैंसर का भी पता चला था, पैर के अंगूठे में। जी, मेलानोमा का पता चला था। डॉक्टरों ने अंगूठा काटने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के कारण मना कर दिया। फिर 1978 में वो जमाइका लौटे और वो ऐतिहासिक वन लव पीस कॉन्सर्ट किया। हाँ, वो एक कमाल का पल था। मंच पर 2 कट्टर विरोधी राजनीतिक नेता माइकल मैनली और एडवर्ड सीगा, उनका हाथ मिलवाया उन्होंने। ये दिखाता है कि मार्ले सिर्फ संगीतकार नहीं रह गए थे, वो शांति और एकता के प्रतीक बन चुके थे। वाकई, उसी साल वो पहली बार अफ्रीका भी गए,
केन्या, इथोपिया। जी, और इस यात्रा का असर उनके अगले एल्बम सर्वाइवल 1979 पर साफ दिखता है, जो अफ्रीकी एकता और संघर्ष को समर्पित था। और फिर 1980 में आया अपराइजिंग। इसमें कुड यू बी लव्ड था, और वो बेहद प्रभावशाली गाना रिडेम्पशन सॉन्ग, अकूस्टिक गाना, बहुत ही पर्सनल, बहुत गहरा, और उसकी वो लाइन, अपने आप को मानसिक गुलामी से मुक्त करो, हमारे सिवा कोई और हमारे दिमाग को मुक्त नहीं कर सकता। Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds। ये लाइन तो आज भी गूंजती है। हाँ, ये शायद उनके पूरे जीवन के दर्शन का सार है। यूरोप का सफल दौरा किया उन्होंने इसके बाद, लेकिन फिर अमेरिका में तबीयत बिगड़ गई। हाँ, कॉन्सर्ट के दौरान ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पता चला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। उन्होंने जर्मनी में कुछ वैकल्पिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो वापस जमैका नहीं पहुंच पाए। नहीं, मियामी में थे जब 11 मई 1981 को उनका निधन हो गया। सिर्फ 36 साल के थे वो। इतनी कम उम्र, लेकिन पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। उन्हें जमैका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला मरणोपरांत। जी, और 1980 में ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र का शांति पदक भी मिला था। 1994 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वो सच में तीसरी दुनिया से निकले पहले ग्लोबल सुपरस्टार थे। आज भी उनका संगीत दुनिया भर में सुना जाता है। बच्चे भी उनके रास्ते पर चले, जिगी, स्टीफन, डेमियन माले। हाँ, उनका परिवार, टफ गॉन्ग रिकॉर्ड लेबल, ये सब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिस ब्लैकविल ने एक बार कहा था, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बॉब मार्ले भगवान ना हो। ये शायद अतिशोक्ति हो, पर उनके प्रभाव को दिखाता है। और वो बॉब मार्ले फाउंडेशन भी है। जी, जो विकासशील देशों में लोगों की मदद करके एक तरह से उत्पीड़न के खिलाफ उनके संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। वाकई उनका संगीत, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। और यहीं पर शायद एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। मार्ले का वो संदेश मानसिक गुलामी से मुक्ति का, आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और प्रभाव हम पर बरस रहे हैं, ये कितना मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है।